हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस वाला 360 डिग्री में। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका सेट नंबर 3 हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है कि लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में इस पर विचार करना है। तो लखनऊ समझौता के बारे में जो है थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्या कहता है कि लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। और क्या बताना है कि जब भी अगर ये कोट करता दिएगा तो यहाँ सबसे पहले आपको बताएं कि यहाँ देखना है, सही पूछ रहा है। तो कहता है कि लखनऊ समझौता 1916 में संपन्न हुआ था, यह बिल्कुल सही है। अगला कहता है इसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया था। ठीक है, तो पृथक चुनाव क्षेत्र दिया है। ठीक है, पृथक निर्वाचक जो है एक आया था 1909 के अधिनियम के तहत। तो वहाँ नहीं आपको जाना है, पार्लियामेंट जो है उसमें नहीं जाना है, यहाँ पे पृथक चुनाव क्षेत्र को स्वीकार किया था। ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगला कहता है समझौते ने कांग्रेस के मध्यवर्गीय उग्र ग्रंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है कि सिखों के संदर्भ में, किसमें, सिख के संदर्भ में बताना है। ये क्या बताना है यहाँ पे, नीचे सबसे पहले पढ़ना, यहाँ सत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो सत्य कह रहा है तो कहता है सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने किया था, बिल्कुल सही है। सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोबिंद ने किया था, यह बिल्कुल सही है। हरगोबिंद ने किए थे, छठे गुरु। और क्यों किए थे, क्योंकि 5वें गुरु का जो है मुगल शासक ने हत्या करवा दिया था, इसलिए जो है ना ये लड़ाकू समुदाय में बदलने का काम किए थे। अगला है कि अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन कहता है कि गलत है। तो पहला है, पढ़ते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया, यह बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कहता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ सरकार से स्वतंत्र नहीं थी, सरकार की यह जो है फ्रांसीसी सरकार के अधीन था। ठीक, इसलिए यह कथन गलत है। तो हमारा ये जो कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन हम आगे दोनों भी ऑप्शन पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपको सेपरेट मिलेगा। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पर पहुँचा था। तो यहाँ से सवाल ये एग्जाम में पूछ लेगा कि जो है कि किस गवर्नर जनरल के काल में जो है फ्रांसीसी की सेना भारत के किस भाग में, तो दक्षिणी भाग में शक्ति जो है चरम सीमा पर था। तो ये डुप्ले गवर्नर जनरल के टाइम में। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से एक और पढ़ लेंगे। क्या कहते हैं, वांडीवास के युद्ध के बाद पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्र के रूप में काम कर सकते थे, यह बिल्कुल सही है। न तो वे अपनी फैक्ट्रियों के लिए बंदी कर सकते हैं और ना ही वहाँ सैनिक रख सकता। ये जो दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन उसको करने के लिए नहीं था, बाकी वो जो है व्यापार कर सकता था। ठीक है, वांडीवास के युद्ध और पेरिस के संधि के बाद, वांडीवास के 1760 में और पेरिस के संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों, क्या है, दीवानी और फौजदारी कचहरियों के क्रमबद्ध क्या है, इस श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने नई व्यवस्था का जो आरंभ किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए यहाँ नई व्यवस्था दे दिया है। तो नई व्यवस्था जो शुरू किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया था। और वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड पूछेगा तो कब से कब तक था, तो वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड था 1772 से 1784 ईस्वी तक था। लेकिन अगर यही कह देगा कि इसको सुदृढ़ करने किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ जो है क्या चेंज करता है, ये नई व्यवस्था अगर कहेगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, और सुदृढ़ करने की जब बात आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। तो ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में प्रतीक के रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। ठीक है, कहता है क्या कि दिल्ली के प्रतीक के रूप में जो है विद्रोहियों को जो नेता बादशाह जो है बहादुर शाह जफर थे, कब का, तो 1857 के। ठीक है, 1857 के मैटर ये कहा जा रहा है। लेकिन इस समिति के प्रमुख कौन थे, तो जो सैनिक जो नियंत्रण दिया गया था वो वक्त खा के हाथों में था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है क्या। तो हम लोग निम्नलिखित जब दिया है तो सबसे पहले इसको देखना जरूरी होगा कि क्या कह रहा है, कूट में कह रहा है। तो कूट में कह रहा है। ठीक है, तो कूट में जब कह रहा है तो इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग पहले इधर से चलते हैं, ये कथन सही है क्या है। तो कहता है कि
देशांतरीय आधार पर नेपाल का विस्तार पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में, पश्चिमी और दोनों गोलार्ध में है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, ये पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में नहीं हो सकता है। नेपाल के निम्न उच्चावच वाली क्षेत्रों को तराई कहते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 3 सही हो गया। एक और पढ़ते हैं। क्या कहता है कि अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है, ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट जो है संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो सबसे पहले यहाँ भी हम देखने के लिए कहते हैं कथन सही पूछ रहा है। ठीक है, तो यह कहता है कि बिल्कुल सही है कि ये जो है माउंट एवरेस्ट जो है संसार का सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। दूसरा कहता है माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय में स्थित है, ये कथन बिल्कुल गलत है, मध्य हिमालय में स्थित नहीं है। ये किस हिमालय में है? तो बृहद हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, इसलिए केवल कथन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के मिथाल क्षेत्र नहीं है, मियाल क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ मियाल क्षेत्र होता है। तो मियाल क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मियाल क्षेत्र जो है पाकिस्तान में किस लिए है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला है चुक्खा चुक्खा जो है जल विद्युत परियोजना, ठीक है, वो किस देश में स्थित है? तो चुक्खा जो जल परियोजना है यह जो है कहाँ पे है? तो भूटान में है। और भूटान में जो इस परियोजना को जो है किसके सहयोग से बनाया गया था? तो भारत के सहयोग से बनाया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूटान की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलता है? तो भूटान जो है, तो भूटान के जो है ऐसे एक फिगर बना लीजिए भारत का। तो यहाँ से जो है मान के चलिए कि यहाँ जो भूटान है, तो भूटान जो है यहाँ से इसके पूर्वी भाग में कौन हो जाएगा? और उसके बाद भूटान ना पूछ रहा है, तो भूटान के हो जाएगा आपका पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं पश्चिम में, तो इधर पश्चिम तरफ आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। ठीक, आप मैप में देख लीजिएगा। उसके बाद दक्षिण भाग में कौन सा हो जाएगा? 2 राज्य हो जाएगा, एक वेस्ट बंगाल हो जाएगा और एक हो जाएगा असम हो जाएगा। तो यहाँ से कितने राज्य? 1 2 3 और 1 4, यानी भूटान से 4 भूटान से जो है 4 राज्यों का जो है मिलन होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये चारों है कि नहीं है ऑप्शन में। तो सिक्किम ऑलरेडी है, वेस्ट बंगाल भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है और असम भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा, इसमें क्या कहता है उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल है? तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो है कौन सा बिंदु शामिल है? ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो है कहता है भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, ये भी बिल्कुल सही है। संघ की कई स्वायत्त होगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा उसके संविधान की समस्त शक्तियाँ और सत्ता का स्रोत जनता है, ये भी बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों, जनजातीय, दलित एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के समुचित सुरक्षा दी जाएगी, ये भी कथन सही है। तो इनमें से सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था यह 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ठीक है, और इस प्रस्ताव में जो है इसके प्रस्ताव से कुछ जो बातें हैं उसको लेकर किस में डाला गया था? तो आपका संविधान सभा में संशोधन जो हुआ था उसमें कुछ बिंदु उसमें से चुना गया था उद्देश्य प्रस्ताव से। जैसे प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में जो है उद्देश्य प्रस्ताव का ही कुछ बिंदु जो है वहाँ पे आपका पुटअप किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो सबसे पहले अवशिष्ट शक्ति क्या होता है? ठीक, अवशिष्ट शक्ति जो होता है ना हमारा, देखिए कार्य के आधार पर जो है 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और एक संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, ये 3 सूची होता है। तो 3 सूची में जो विषय शामिल होता है उसको तो तीनों में शामिल हो गया, और उसके बाद जो विषय जो है तीनों सूची में नहीं शामिल होता है वो जो सब्जेक्ट होता है वो अवशिष्ट शक्ति में शामिल होता है। और ये जो है लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्ति जो लिया गया है हमारा कनाडा से लिया गया है, पहला। दूसरा, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कनाडा में जो है अवशिष्ट शक्ति के जो है उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। ठीक है, वो केंद्र सरकार बना सकता है, लेकिन कहाँ पे है? कनाडा और भारत में। ठीक है, कनाडा और भारत में भी जो है केंद्र सरकार नियम बना सकता है, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है वहाँ पे जो है राज्य सरकार जो है अवशिष्ट शक्ति पे कानून बनाता है। तो यहाँ से सवाल अगर बाय द मान के चलिए चेंज करके पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति के या भारत में ही पूछ देगा, तो कहीं भी पूछ सकता है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं कूट में किस तरह से दिया है। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है? सत्य के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे पहला, क्या कहता है कि मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित है
यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार निरंकुश और असीमित नहीं है। दूसरा कहता है कि भारत सरकार भारत जो है सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार जो है मौलिक अधिकारों पर क्या करता है, प्रतिबंध लगा सकता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ना तो एक सही है और ना ही एक सही और ना ही दो सही है। अगला क्वेश्चन करता है, ये भी कूट में आया है, तो कूट में जो है ना आप थोड़ा सा एलिमिनेट करने के लिए सीख लीजिएगा। कुछ में हम एलिमिनेट कर देंगे, उसके बाद आप लोग उसको पकड़िएगा। अगला कहता है कि भारत में निर्वाचन में आरक्षण किसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके संबंध में है, तो निर्वाचन में आरक्षण है। ठीक है, निर्वाचन में आरक्षण के संबंध में कह रहा है सबसे पहले। अब आते हैं यहाँ से क्या कहता है कि समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। ठीक है, समुचित विकास, तो जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं उसको ऊपर उठाने के लिए जो आरक्षण है बहुत ज़रूरी है। चलिए, बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही है। तो ये जो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में जो कहा गया है, तो लोकसभा में जो आरक्षण दिया गया है आर्टिकल किसके तहत दिया है, तो आर्टिकल 330 के तहत। और अनुसूचित जनजाति के जो है राज्य विधानसभा में दिया गया है, तो आर्टिकल 332 के तहत आरक्षण दिया गया है। अगला कहता है प्रारंभ में संविधान, अगला क्या कहता है कि प्रारंभ में संविधान में इस विषय के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, जिसे संवैधानिक संशोधन द्वारा समय समय पर बढ़ाया गया है। तो ये भी कथन सही है, क्योंकि जब संविधान सभा जो उस समय बना था तो उस समय 10 वर्षों के लिए केवल रखा गया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ रहा है वैसे वैसे इसको आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। तो अभी 2030 तक बढ़ाया गया है 104वां संविधान संशोधन के तहत, कि कब तक, तो 2030 तक। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपादन करता है। ठीक है, जो स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है उसका संपन्न जो कौन करवाता है, तो ये करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है 2 आर्टिकल्स में है। तो एक होता है 243 के में आता है, और एक आता है 243 के ZA में आता है। ठीक है, तो यहाँ से आर्टिकल अगर पूछता है तो आप आर्टिकल रखिएगा, अगर इसे स्थानीय देता है तो राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन, मतलब किस सन में किया गया था, तो मार्च 1929 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो है किसान जो कहते हैं कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो है स्थापना कौन करवाए थे, तो यहाँ से स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा कराया गया था। चलिए, यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है, तो बिहार के जो है सीमा को कितना लगता है, तो ये लगता है 3। अगला है कि महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला पटना था। तो क्योंकि 1942 ईस्वी में जो है पटना में जो है सचिवालय कांड हुआ था, तो सचिवालय जो कांड हुआ था तो वहाँ पर जो दंगा बहुत ज़्यादा फैल गया था, इसलिए वहाँ जो है रेल जो है पूर्ण रूप से ठप हो गया था। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है कि सीताकुंड जर्म जलाशय स्थित है, तो सीताकुंड जलाशय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा मुंगेर में। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, तो जो नालंदा बिहार है का विध्वंस किया था तो किस शासक ने किया था, तो ये क्या था, बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है कि उस वीर भारतीय का राजा का नाम बताना है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताना है जिसने सिकंदर और कुछ क्वेश्चन में, हाँ, सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, पोरू था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताना है जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, वो कौन था, तो पोरू था, या पोरस उसको कहते हैं। और यहीं पे जो है पोरू जो है सिकंदर की पत्नी की जो थी उसको जो है सिकंदर की पत्नी से कहा जाता है कि पोरू की राखी बनवाया था, और यहीं से जो है ना रक्षाबंधन की शुरुआत हुआ था। और जब तक सिकंदर भारत में रहा तब तक जो है इसकी सेवा उसकी रक्षा करता रहा था। चलिए, यहाँ तक ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है, तो किसके ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं किसके ग्रंथ में। अब ग्रंथ के नाम देखेंगे, कौन सा ग्रंथ है। तो यहाँ से हो जाएगा आप विशाख दत्त में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। किसमें जैसा वर्णन किया है कि जो भारत में है दास्तां नहीं था, तो दास्तां किसमें नहीं था, तो यहाँ से जो हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका में जो है ऐसा वर्णन मिलता है कि भारत में प्राचीन भारत के टाइम में जो है दास्तां यानी दास की प्रथा नहीं था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के
क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। ठीक है, कहता अपने पिता के अभियानों के क्रम में जो है सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। तो ये पैदा हुआ था कौन? अमोघ वर्ष राजपूत ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि होली के त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है धार्मिक स्तर पे जो है बहुत ही उदार था, लेकिन वैसे जो है बहुत कट्टर था वो। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? डाक व्यवस्था का जो विस्तृत विवरण कौन किया था? तो ये क्या था? इब्न बतूता। और डाक व्यवस्था जो है भारत में इब्न बतूता का था 1333 ईस्वी में आया था। और यहाँ से डाक व्यवस्था ने दो प्रकार के होता है। ठीक है, दो प्रकार के। एक होता था, उसका नाम था उल्लुक होता था। ठीक है, जो घोड़ा के द्वारा जाता था, उसका नाम था उल्लुक। ठीक है, और एक होता था कौन? धावा होता था। धावा होता था जो पैदल जाता था डाक व्यवस्था। तो ये डाक व्यवस्था दो प्रकार के होता था। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अगला बताइएगा सॉरी, अगला सुना है कि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो व्यवहारिक जो हो जाएगा ये हो जाएंगे विवेकानंद हो जाएंगे। अगला है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रकाशन जो है किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये होम रूल के द्वारा किया गया था। होम रूल पार्टी है, यहाँ होम रूल नहीं है, होम रूल पार्टी के द्वारा। चलिए, अगला है, एक तरफ है पुस्तक है, एक तरफ समाचार पत्र है, एक तरफ संपादक है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करने के लिए है तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर, और मिलान कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्या कहता है कि काल का जो प्रकाशन हुआ था किसके द्वारा हुआ था? इसके संपादक कौन है? तो शिवरामन महादेव परांजपे हो जाएगा। ठीक है, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। उसके बाद बंगाली, तो बंगाली के कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दूसरा हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुधारक किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और सोम प्रकाश के हो जाएगा कौन? तो जाएगा द्वारिका नाथ विद्याभूषण। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जो है पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान किया था? कहता है कि इनमें से किसे जो है पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो ये किसको प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त को। ठीक है, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1822 में इसकी स्थापना हुआ था। अगला है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम का सूचक है। तो ऐतिहासिक रूप से जो है यानी भूगोल में कहा गया है कि रत्नाकर किसका नाम था? तो हिंद महासागर का रत्नाकर नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 यहाँ से कहते हैं कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो भारत में जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का जो विस्तार है भारतीय तट से 12 समुद्री मील तक है। ठीक है, 12 समुद्री मील तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस नदी का नाम बताना है जो केदारनाथ से रुद्र कहाँ है? हाँ, रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। कहाँ से? तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसका नाम क्या है? हुंड्रू है, वो किस नदी के पास स्थित है? ये कहाँ हो जाएगा? तो रांची में है। अगला है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन जिसको ITCZ कहते हैं, एक निम्न वायुवेग पेटी स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित होता है? ये तो होता है भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र होता है। ठीक है, ये जो है ITCZ जो होता है ये भूमध्य रेखा के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो जंगल के क्षेत्र में आप जानते हैं कि होता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र जो है अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो ये जो हमारा स्थित है ये हो जाएगा जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और ये आगे पूछने की भी ज़्यादा संभावना है। तो पहला जैविक खेती हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सिक्किम। और कब इसको घोषित किया गया था? यानी जैविक खेती के लिए जो इसको राज्य घोषित किया था 2016 में। ठीक है, 2016 में, इसको भी आप याद रखिएगा। बरानी द्वीप क्या है? बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? जो बरानी द्वीप है किसकी फसल है? तो ये धान का है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से मिलान करना है। ठीक है, मिलान करने के लिए है। तो मिलान करने के लिए है तो थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। चलिए, गोल्डन क्रांति, तो गोल्डन क्रांति का जो है संबंध किससे है? ठीक, तो गोल्डन क्रांति का जो संबंध है ये हो जाएगा गोल्डन क्रांति बागवानी से हो जाएगा, बागवानी एवं शहद से। ग्रे क्रांति का जो है, ग्रे क्रांति किससे हो जाएगा? तो ग्रे क्रांति का हो जाएगा उर्वरक से।
जिसको भूरी क्रांति कहते हैं। पीली क्रांति किससे होता है? तो तिलहन से होता है। पीली क्रांति किससे? तो तिलहन से होता है। काली क्रांति किससे? काली क्रांति या ब्लैक क्रांति तो पेट्रोलियम के उत्पादन से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 41 नंबर। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या होना चाहिए। समाज में समानता होने के एक निहितार्थ है कि उसमें है क्या चीज़ होता है, इसको देखना है। अगला है तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये होना चाहिए कि विशेषाधिकारों का अभाव, यही है निहितार्थ का। अगला क्वेश्चन कहता है कि कश्मीर रियासत के किस राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो ये राजा हरि सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो ब्रिटिश दावा नहीं कर सकता है, कौन कौन से दावा, कौन सा जो है अधिकार जो उसको नहीं है? तो एक होता है 15, 16, 19, उसके बाद 29, 38 होता है। 5 जो आर्टिकल है इसके तहत जो भी आएगा वो विदेशी नागरिकों को मौलिक अधिकार, जो भी अधिकार है वो प्राप्त नहीं है, वो केवल भारतीय को ही प्राप्त है। तो यहाँ से हमारा जो है मौलिक क्या बोलते हैं, ब्रिटिश को कौन सा जो है नागरिकता का जो है कहता है कि अधिकार नहीं है। तो ये हो जाएगा उसका व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये जो है उसके लिए क्या कहता है, ये जो है ना व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है उसको अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है देश के बाहर हुआ था? तो देश के बाहर जो मृत्यु हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री का हुआ था। अगला क्वेश्चन है राज्य के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुए थे? तो ये किससे प्रभावित हुए थे? तो ये आयरिश के गणतंत्र से प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो आम बहस जो होता है द्वितीय वाचन का विषय है। ठीक है, द्वितीय वाचन का। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ये जो बढ़ाया जाता है संसद द्वारा विधि बनाकर जो है इसको बढ़ाया जाता है। अगला है कि विधायिका के विषय में, विधायिका विषय के रूप में शिक्षा जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत किस में आता है? तो शिक्षा जो है अभी समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है कहता है क्या कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है? तो हटाने का जब भी बात आता है तो ये आर्टिकल 317 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्ति की सम्मिलित है अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान किया गया है? तो ये किसके तहत प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 15 के 5 के तहत। तो अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है, ज्ञान बिंदु के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।